हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी HPTLC की सीरीज चल रही है, जहां पर मैंने आपको इससे पहले वाले जो मैंने 3 पार्ट बनाए थे, जहां पर पहले पार्ट के अंदर हमने बात करी कि इसका लिनोमेट कैसे काम करता है, जिसका फर्स्ट जो हमको बैंड्स अप्लाई करते हैं हम प्लेट के ऊपर, जिसके थ्रू साथ ही साथ अब मैंने आपको स्कैनर और विजुअलाइजर की वर्किंग भी बताई पार्ट 2 और पार्ट 3 के अंदर। अब आखिरी पार्ट के अंदर मैं आपको यह बताऊंगा कि इसकी रिपोर्ट को कैसे रीड करते हैं, इसकी रिपोर्ट के अंदर हमको किस टाइप की इंफॉर्मेशन मिलती है, साथ ही साथ उस रिपोर्ट के थ्रू हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, कैलकुलेशन मैं आपको सिखाऊंगा। और उस कैलकुलेशन के थ्रू मैं आपको ये सिखाऊंगा कि कैसे HPTLC के थ्रू हम किसी अननोन सैंपल के अंदर किसी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट की क्वांटिटी और उसकी प्रेजेंस का पता करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम बात करते हैं HPTLC रिपोर्ट के बारे में। तो चलिए अब हम ये समझते हैं कि जो हमारी HPTLC की जो रिपोर्ट आती है उसको हमको कैसे रीड करना है और उसके अंदर हमको क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है, इट इज कॉल्ड विनकेट प्लानर क्रोमेटोग्राफी मैनेजर। तो विनकेट जो है वो हमारा सॉफ्टवेयर का नाम है। उसके बाद हम नीचे चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ एनालिसिस रिपोर्ट और यहाँ पर हमको लिख रहा है डिस्क्रिप्शन। देखिए डिस्क्रिप्शन में आप चाहें तो जितनी चाहे उतनी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर मोबाइल फेस के बारे में इंफॉर्मेशन दी है कि हमने 2 प्रोपेनॉल इथाइल एसीटेट वाटर और फॉर्मिक एसिड का सॉल्यूशन यूज किया है और उसका रेशियो हमने दिया हुआ है। उसके अलावा भी आप और भी इंफॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं, जैसे कि आप अपने सैंपल कैसे प्रिपेयर किया, कितनी कंसंट्रेशन रखी सैंपल और स्टैंडर्ड की। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने सैंपल और स्टैंडर्ड की कंसंट्रेशन जो है वो 10 माइक्रोग्राम पर ml रखी है, तो उसकी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। आप कौन से सॉल्वेंट के अंदर आपने प्रिपरेशन करी उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो इससे ये होगा कि जब आप किसी थर्ड पर्सन को अपनी रिपोर्ट देंगे तो वो उसको काफी हेल्प होगी और वो उसको बहुत सिस्टमेटिक वे में पढ़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिख रहा होगा डेट। तो ये डेट जो है यहाँ पर आपको दिख रही है 1 जनवरी 2007। उसका रीजन ये है क्योंकि हमने हमारे कंप्यूटर के अंदर फ्रीज करके एक सॉफ्टवेयर लगाया हुआ है, जिसकी वजह से जो वायरस होते हैं वो हमारे कंप्यूटर के अंदर इंटर नहीं हो पाते हैं, जिस वजह से जो हमारी डेट है वो कंटिन्यूसली चेंज नहीं होती है। इसलिए आपको ये पुरानी डेट दिख रही है। बट आप अगर किसी और कंप्यूटर के अंदर इसको रन करेंगे, किसी भी पीसी के अंदर, तो आपको वो डेट मिलेगी जिस डेट पे आपने ये रन लगाया है। ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर के अंदर मतलब जो हमारा जो पीसी है जिसको हम यूज करते हैं वहां पर फ्रीज की वजह से आपको ये पुरानी डेट इसमें दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। यहाँ पर आपको स्टेशनरी फेज के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें जो हमने प्लेट की साइज ली थी वो थी 5/10, जैसे कि आप जानते हैं। तो उसके अलावा आपको ये सारी जानकारी मिलेगी स्टेशनरी फेज के बारे में। उसके बाद सीधे हम यहाँ पर नीचे आते हैं, तो यहाँ पर आपको सैंपल के बारे में जानकारी मिलेगी। फर्स्ट सैंपल जो था वो था हमारा स्टैंडर्ड और दूसरा सैंपल जो था वो था हमारा सैंपल 05, 5वें नंबर का जो सैंपल था वो हमने यूज किया है। तो ये आपको पूरी सैंपल के बारे में जानकारी, जैसे कि हमने तो यहाँ स्टैंडर्ड लिखा है, केवल सैंपल लिखा है। उसके अलावा आप जो भी इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं, जो भी आपके सैंपल का नाम है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपने स्टैंडर्ड सैंपल आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर आप यहाँ पर तो हमने केवल 2 रन लगाए थे स्टैंडर्ड और सैंपल का, इसलिए आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड और सैंपल दिख रहा है। अगर आप 3 लगाएंगे, 4 लगाएंगे, 5 लगाएंगे, जितने ज्यादा आप स्टैंडर्ड और सैंपल लगाएंगे वो उसकी पूरी की पूरी लिस्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पर जो स्कैनर है उसके बारे में और जो हमारा इंस्ट्रूमेंट का जो स्पेसिफिकेशन है उसके बारे में जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पूरी इंस्ट्रूमेंट की स्पेसिफिकेशन की जानकारी है कि हमारा इंस्ट्रूमेंट का स्पेसिफिकेशन क्या है। ये स्पेसिफिकेशन का यूज कहाँ होता है, देखिए जब भी आप कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करते हैं या तो उसके अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट का स्पेसिफिकेशन देना पड़ता है कि आपने किस टाइप का इंस्ट्रूमेंट यूज करा था, उसके अंदर क्या क्या स्पेसिफिकेशन थे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको रिसर्च पेपर के अंदर, या आप कोई थीसिस लिख रहे हैं या जो भी आप लिख रहे हैं या प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपको ये इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है। इसीलिए इस रिपोर्ट के अंदर आपको इंस्ट्रूमेंट की सारी स्पेसिफिकेशन मिलेगी। अगर आप उन स्पेसिफिकेशन के अंदर जो भी चेंजेस भी करते हैं तो वो भी आपको इसके अंदर इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपने स्पेसिफिकेशन के अंदर क्या क्या चेंज करे हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हमने ये एनालिसिस परफॉर्म किया है वो किन कंडीशंस के अंदर परफॉर्म किया है, उसकी पूरी जानकारी जो है वो रिपोर्ट के अंदर हमको मिलती है। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर डायरेक्ट इंटीग्रेशन में। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन के अंदर आपको, जैसे ही हम आपको बताओ, तो जब पीक को इंटीग्रेट किया था तो हमको इंटीग्रेशन का एक ब्लॉक खुला था जिसके अंदर हमने डिफरेंट मैंने आपको पॉइंट बताया था। तो जो इंटीग्रेशन की एक चीज खासियत मैंने आपको बताई थी कि आपको केवल एक ही बार इंटीग्रेशन करना है और वो पूरी की पूरी, क्योंकि आप पता है कि हम यहाँ पर मल्टी वेवलेंथ मोड में इसको हम रन कर रहे हैं, तो हमको इंटीग्रेशन केवल एक बार करना होगा और वो इंटीग्रेशन की जो मेथड होगी ना वो सभी के अंदर अप्लाई हो जाएगी। मतलब जितनी भी हमारे स्कैन हुए हैं अलग अलग वेवलेंथ के अंदर, वो पूरी उन सभी पीक्स के अंदर एक ही इंटीग्रेशन जो होगा वो अप्लाई होगा। मतलब सभी
अलग अलग पीक के लिए हमको अलग अलग इंटीग्रेशन नहीं करना है, केवल एक इंटीग्रेशन करना है और वो सभी के अंदर अप्लाई होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर हमने जो है टोटल 6 अलग अलग वेवलेंथ के अंदर हमने जो है हमारी प्लेट को जो है वो स्कैन किया है, तो उन 6 के जितने भी रिजल्ट आए हैं उन सभी में एक ही इंटीग्रेशन की मेथड जो है वो अप्लाई हुई है। क्लियर हो गया? अब यहाँ पर आपको जो है ये एक मर्ज मिल रहा है, इसके अंदर ये स्टैंडर्ड की जो 6 पीक आई हैं ये वो है, और यहाँ पर आपको जो टेस्ट की जो 6 पीक आई हैं उनकी आपको ये मर्ज कर लिया है, तो ये 6 पीक है स्टैंडर्ड की और ये 6 पीक है टेस्ट की। तो ये हमारी जो है बेसिकली स्टैंडर्ड और टेस्ट के अलग अलग पीक है, इसमें 6 स्टैंडर्ड की पीक है और ये 6 टेस्ट की पीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए आपको तो ये स्टैंडर्ड की पूरी 6 पीक दिख रही है अलग अलग वेवलेंथ पे, क्योंकि हमने यहाँ पर मल्टी वेवलेंथ टेक्निक यूज करी है। यहाँ पर 200 नैनोमीटर, 250, 300, 350 और 450 नैनोमीटर पे, 400 और 450 नैनोमीटर पे जो वेवलेंथ जो हमारी पीक आई है स्टैंडर्ड की वो सभी एक ही के अंदर आ गई है। तो इसमें हम कंपेयर करके देख सकते हैं कि बेस्ट रिजल्ट जो आया है वो कौन सी पीक के अंदर आया है। वैसे सेम टेस्ट के साथ भी है, तो टेस्ट की भी आपको 6 पीक जो है वो एक साथ दिख जाएगी। तो यहाँ पर आप इसको कंपेयर करके देख सकते हैं कि जो आपके टेस्ट के जो रिजल्ट आए हैं उसमें बेस्ट रिजल्ट किसके अंदर आया है। ठीक है, अब यहाँ पर आगे चल के हमको हर अलग अलग वेवलेंथ के हमको अलग अलग हमको रिजल्ट मिलेंगे। ये तो हो गया हमारा कंपैरेटिवली स्टडी, मतलब हम यहाँ पर हमको साथ में सारी पीक्स मिल गई है, तो यहाँ पर आप एक साथ देख सकते हैं और उसमें बेस्ट रिजल्ट को चुन सकते हैं। अब हम यहाँ पर आपको जो है वो इंडिविजुअली आपको रिजल्ट मिलेंगे। जैसे 200 नैनोमीटर पे जो हमारी प्लेट थी उसका जो रिजल्ट आया हो, तो ये 200 नैनोमीटर के हमारे रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड का है, ये टेस्ट का रिजल्ट है। और यहाँ पर आपको 2 ट्रैक मिलेंगे, जैसे ये ट्रैक 1 है, ट्रैक 1 जो था वो स्टैंडर्ड का था, तो ये आपको स्टैंडर्ड का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक प्लेट के अंदर दो ट्रैक थे, एक था आपका स्टैंडर्ड का बैंड, एक था आपका टेस्ट का बैंड, तो ये आपका स्टैंडर्ड का रिजल्ट है, ये स्टैंडर्ड की पीक है। और ये उसमें आपको जो उसके एरिया है, ये रिटेंशन फैक्टर है स्टैंडर्ड का, और ये उनके एरिया है। और सेम आपको ट्रैक 2 मिलेगा जो कि है आपका टेस्ट, तो ये टेस्ट की पीक है और ये टेस्ट के एरिया है। ठीक है, तो इस टाइप से आपको अब इंडिविजुअली रिजल्ट जो है वो सबके मिलेंगे। जैसे ये है 200 नैनोमीटर का, तो इसमें आपको इंडिविजुअली आप चेक कर सकते हैं कि बेस्ट रिजल्ट जो है वो किसके आए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 200 का। अब ये 250 नैनोमीटर का रिजल्ट है, 250 नैनोमीटर वेवलेंथ पे रिजल्ट आया, तो ये 250 के स्टैंडर्ड और टेस्ट का रिजल्ट है। ये ट्रैक 1 में स्टैंडर्ड का रिजल्ट आ गया, ट्रैक 2 में आपका टेस्ट का रिजल्ट आ गया। ठीक है, फिर आया 300 नैनोमीटर, तो 300 नैनोमीटर में भी स्टैंडर्ड और टेस्ट, ट्रैक 1 फॉर स्टैंडर्ड और ट्रैक 2 फॉर टेस्ट, ये उनका सर एरिया है, यानी रिटेंशन फैक्टर और एरिया। ठीक है, उसके बाद ये अगला ट्रैक है, मतलब अगली पीक है 350 नैनोमीटर की, 350 में स्टैंडर्ड, टेस्ट, ट्रैक 1 और ये ट्रैक 2। फिर है 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर में भी आपको स्टैंडर्ड और टेस्ट का मिलेगा, ट्रैक 1 में स्टैंडर्ड मिलेगा, ट्रैक 2 में आपको टेस्ट मिलेगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है आपका 450 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर में भी स्टैंडर्ड और टेस्ट, ट्रैक 1 में स्टैंडर्ड और ट्रैक 2 में टेस्ट। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका यहाँ पर आपके सारे ट्रैक जो है मतलब 6 के 6 अलग अलग वेवलेंथ के जो आपके रिजल्ट आए हैं उन सभी का इंडिविजुअली रिजल्ट मिल जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं कि हमको यहाँ पर क्या करना होता है कि फिर रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए, जैसे कि आप जानते हैं कि सिनोसाइड का जो रिटेंशन फैक्टर होता है, चलो हम एक को उठा लेते हैं। तो मान लीजिए कि हम अच्छा वाला कोई रिजल्ट देखते हैं, यहाँ पर जो नीचे के 2 ट्रैक है उसमें कोई खास रिजल्ट नहीं आए हैं, तो एग्जाम्पल के लिए हम कोई एक एग्जाम्पल के कोई ट्रैक ले लेते हैं, जैसे कि कोई सा भी ले लेते हैं, जैसे ये ट्रैक ले लेते हैं हम, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं जैसे 200 नैनोमीटर पे अब का रिजल्ट हम कंपेयर करते हैं और यहाँ पर देखते हैं कि रिटेंशन फैक्टर क्या आ रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सिनोसाइड का जो रिटेंशन फैक्टर होता है 0.35, 0.25, 0.46 या 0.61 में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं, तो ट्रैक 1 जो है वो स्टैंडर्ड का है, तो यहाँ पर हम 0.35 पे देखते हैं, तो देखिए 0.33 पे ये थोड़ा क्लोज है, यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है ये आ रहा है 0.33 पे। और इसी रिटेंशन फैक्टर के आसपास हम देखते हैं कि टेस्ट में भी आ रहा है, तो यहाँ पर देखते हैं तो 0.32 देखिए, तो ये दोनों रिजल्ट जो है वो सेम है। तो यहाँ पर हमको ये पता करना पड़ेगा, मतलब हम वाया बुक में जाके या गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि 0.33 पे जो रिटेंशन फैक्टर होता है वो किस टाइप का सिनोसाइड आता है। तो हमको रिटेंशन फैक्टर से पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड के अंदर भी है और टेस्ट के अंदर भी है, तो हमको पता चल जाएगा कि हमारे अननोन टेस्ट के अंदर किस टाइप का सिनोसाइड प्रेजेंट है। और अगर रही बात ये कि कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पर एरिया, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो यहाँ पर एरिया काफी ज्यादा आ रहा है, 4511 4511 एरिया है। वहीं अगर हम यहाँ देखें तो 734 आ रहा है क्योंकि टेस्ट है। तो इन एरिया को कैलकुलेट करके इनको कंपेयर करके हम ये भी पता लगा सकते हैं कि ये जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है सिनोसाइड का वो कितनी क्वांटिटी में हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है। तो इससे मतलब HPTLC के रिजल्ट्स के थ्रू हम अननोन सैंपल के अंदर किसी भी कंपाउंड की प्रेजेंस का भी पता लगा सकते हैं, साथ ही साथ वो कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है इसका भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, इस टाइप से आप कंपेयर कर सकते हैं और उसमें जो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा उसको आपको देखना है। ठीक है, मतलब इतनी सारे अलग 6 अलग अलग वेवलेंथ पे आया है, तो जिसपे आपको बेस्ट मिलेगा वो हमको लेना है। ठीक है, और दोनों के रिटेंशन फैक्टर सेम होने चाहिए। क्लियर है? तो इस टाइप से हमको जो है वो रिजल्ट लेना है। उसके बाद यहां पर अगर हम जाते हैं तो यहां पर एंड में जो सबसे नीचे है हमको हमारे जो पिक है जो हमने विजुअलाइजर के थ्रू लिए थे वो हमको मिल जाएंगे। उसके अलावा जो भी हमने इसके अंदर एडिट करा है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। विजुअलाइजर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं कैप्चर सेटिंग के अंदर वो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो आप रिसर्च पेपर के अंदर डाल सकते हैं। हमने जो एडिट करा, डिस्प्ले सेटिंग करी, ब्राइटनेस और जो भी हमने इंक्रीज करा था, बढ़ाया था, घटाया था, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये 255 नैनोमीटर पे जो अगर आप फोटो क्लिक करते हैं तो ये उसका फोटो है, और 366 नैनोमीटर पे जो हम फोटो क्लिक करेंगे तो ये उसकी इन्फॉर्मेशन है। उसकी भी हमको डिस्प्ले सेटिंग और सारी सेटिंग और जो भी है वो सब इन्फॉर्मेशन जो है वो ऊपर मिल जाएगी, जो हम अपने रिसर्च पेपर के अंदर अपने थीसिस के अंदर डाल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो HPTLC की रिपोर्ट जो है वो बाकी इंस्ट्रूमेंट की रिपोर्ट के कंपैरिजन में काफी ब्रॉड होती है और इसके अंदर सिस्टमेटिक वे में पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट की इन्फॉर्मेशन हो, हमने जिस स्कैनर यूज किया है तो स्कैनर की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, विजुअलाइजर यूज किया है तो विजुअलाइजर की सारी स्पेसिफिकेशंस इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, तो ये जो रिपोर्ट होती है काफी बड़ी होती है, इस वजह से ये काफी अच्छी रिपोर्ट है जिसके अंदर आप एक रिपोर्ट के थ्रू एक अच्छा खासा पेपर पब्लिश कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि मैंने आपको बताया था कि एरिया जो आता है बेसिकली, तो एरिया के थ्रू हम अब कैसे कैलकुलेट करेंगे कि हमारे अननोन सैंपल के अंदर कितनी क्वांटिटी में स्टैंडर्ड प्रेजेंट है। तो चलिए हम पहले कैलकुलेट करते हैं और समझते हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारी जो HPTLC है उसकी रिपोर्ट कंप्लीट हो चुकी है। अब हम उस रिपोर्ट के बेसिस पे अब हम ये पता लगाएंगे कैलकुलेशन के थ्रू कि हमारे सैंपल के अंदर कितना % सिनोसाइड जो है वो अवेलेबल है। ठीक है, मतलब हम अपने सैंपल की प्यूरिटी का पता करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमको क्या देखना है, देखिए 2-3 चीजें हैं जो आपको रिपोर्ट के अंदर ध्यान से देखनी है। सबसे पहली बात तो ये कि आपके जो रिजल्ट आएंगे, जो आपके ग्राफ आएंगे, उसके अंदर देखना है आपको RF रिटेंशन फैक्टर। देखो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जब हमने प्लान ऑफ वर्क बनाया था कि सिनोसाइड्स अलग अलग टाइप के होते हैं और सभी के रिटेंशन फैक्टर भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि 0.35, 0.25, 0.46 और 0.61। ठीक है, हमको हमारे रिजल्ट के अंदर ये चेक करना है कि हमारा रिटेंशन फैक्टर किस में आ रहा है। मान लीजिए कि हमने रिजल्ट के अंदर ये चेक करा कि 0.46 के अंदर हमारा जो है ग्राफ आ रहा है। ठीक है, यहां पर हमको पीक मिल रही है, मतलब 0.46 वाला जो भी सिनोसाइड है वो पर्टिकुलर सिनोसाइड जो 0.46 के अंदर अपना रिटेंशन फैक्टर देता है, तो हमको एक बात तो पता चल जाएगी कि 0.46 से कि ये कौन सा सिनोसाइड है। ठीक है, तो सिनोसाइड की प्रेजेंस हमको पता चल जाएगी। अब हमको ये पता करना है कि सिनोसाइड जो है वो कितनी क्वांटिटी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर हमको रिजल्ट के अंदर ये देखना होगा, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने यहां पर जो एनालिसिस किया है वो मल्टी वेवलेंथ के अंदर लिया है, मतलब हमने हमारी प्लेट को स्कैन किया है डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ के अंदर। उसके अंदर हमने 6 वेवलेंथ ली है, 200, 250, 300, 350, 400 और 450। ठीक है, यहां पर हमको यह देखना है कि 0.46 जो हमारा रिटेंशन फैक्टर है उसका सबसे अच्छा पीक या उस सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन जो हुआ है वो कौन सी वेवलेंथ के अंदर हुआ है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए हमने 6 के 6 रिजल्ट कंपेयर करे, उसमें हमको पता चला कि 350 के अंदर सबसे अच्छा एब्जॉर्प्शन हुआ है, मतलब जो हमारी जो सिनोसाइड है वो लैम्डा मैक्स जो है उसकी सबसे अच्छी जिस वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब करती है वो है 350 नैनोमीटर। तो हमने दो चीजें सिलेक्ट कर ली हमारे रिजल्ट के अंदर कि रिटेंशन फैक्टर होगा 0.46, जिससे हमको ये पता चल गया कि किस टाइप का सिनोसाइड जो है वो हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है। दूसरी चीज ये कि 350 नैनोमीटर जो है वो हमारे सैंपल की वो वेवलेंथ है जो हमारा सैंपल जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यहां पर अब हम जाएंगे हमारे ग्राफ की तरफ और वहां पर हम देखेंगे कि 0.46 पे एरिया क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड का एरिया और टेस्ट का एरिया। ठीक है, मान लीजिए कि स्टैंडर्ड का एरिया जो है वो 10,000 है और टेस्ट का एरिया जो है वो 9,000 है। ठीक है, इसको अब हम कैलकुलेशन में रखते हैं, तो टेस्ट बटे स्टैंडर्ड, तो टेस्ट का एरिया आया 9,000, स्टैंडर्ड का एरिया आया 10,000 इनटू डाइल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड अपॉन में डाइल्यूशन ऑफ टेस्ट। ठीक है, इनटू 100। तो डाइल्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड क्या था, 100 mg मिलाया 100 ml में, उसका 1 ml लेके 10 करा और उसका 1 ml लेके 10 करा, तो बना था 10 माइक्रोग्राम पर ml का सॉल्यूशन। ठीक है, वैसे ही हमने टेस्ट के साथ किया था, 100 mg मिलाया था 100 ml के अंदर, उसका 1 लेके 10 किया और उसका 1 लेके 10 किया, तो ये भी बना 10 माइक्रोग्राम पर ml।
इंटू 100 इसलिए लिखा है क्योंकि हमको परसेंटेज में वैल्यू चाहिए। जब हम इसको हल करेंगे तो वैल्यू आएगी 90, मतलब 90%, मतलब हमारे टेस्ट के अंदर जो स्टैंडर्ड की वैल्यू है वो है 90%। या तो हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो टेस्ट है उसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, जो स्टैंडर्ड सिनोसाइड के एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है जो हमने स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करे, वो 90% प्रेजेंट है। क्लियर है? तो इस तरीके से हम HPTLC की हेल्प से हम किसी भी हर्बल फॉर्मुलेशन या किसी भी फॉर्मुलेशन के अंदर प्रेजेंट एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट की पहचान भी कर सकते हैं, मतलब उसको क्वालिफाई भी कर सकते हैं और उसको क्वांटिफाई भी कर सकते हैं, मतलब उसकी प्रेजेंस का भी पता कर सकते हैं कि कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो हमारे सैंपल के अंदर प्रेजेंट है और वो कितनी मात्रा के अंदर प्रेजेंट है ये भी पता लगा सकते हैं। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत इजी और सिंपल वे में समझ में आ गया होगा। मैंने पूरी सिस्टमेटिक वे में कोशिश करी है कि मैं आपको HPTLC होता क्या है, ये कैसे ऑपरेट होता है, इसमें हम अपने रिजल्ट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, वो बिल्कुल ईजी और सिंपल वे में बता सकूं। अगर आपको कोई भी किसी भी चीज को समझने में प्रॉब्लम आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर उसके जवाब दूंगा। वीडियो देखने के थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन आवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।